कभी भी कैपिटलाइज्ड वर्ड्स को इग्नोर मत करना कि वो पीछे जाएगा कि कहीं और जाएगा। कैपिटलाइज्ड वर्ड अगर कहीं पे मिल गया तो वो सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। बट मेरा पर्सनली ये रेकमेंडेशन है एंड आई फील इट विल बी रियली हेल्पफुल। अब इसको रीऑर्डर कैसे करना है? मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने हैं। और क्या ऐसा चीज है जिसको अगर हम एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन हमारे सामने रख दो भाई, हम ऐसे 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 बिना मतलब आंख बंद करे भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन रीड कर दिया, आंसर लिख देंगे। कभी भी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आ गया, जंबल सेंटेंसेस आ गए, तो वो देख के बच्चा ऐसे, हम कभी भी अगर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ये मंत्र याद रखना है। हेलो माय रॉक स्टार्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज पूछा जा रहा था ना मुझसे, मैम प्लीज ग्रामर के लेक्चर्स बना दो, मैम प्लीज ग्रामर करवा दो, एग्जाम्स आ रहे हैं मैम, ग्रामर में मुश्किल हो रही है। तो लो, आ गए हम हमारे ग्रामर के पहले टॉपिक के साथ, जो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आज रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को हम इतने अच्छे तरीके से करने वाले ना, इसके बाद आपको कभी डाउट ही ना रहे। लेकिन उसके लिए आपका भी एक काम है, मेरे साइड से मैं अपना फुल एफर्ट दूंगी, पूरा क्लियर करेंगे कि ये होता कैसे है, इसको समझना कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना होता है। बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस भी रखे हैं हमने, विल सॉल्व एवरीथिंग। लेकिन जो आपका टास्क है वो ये है कि लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, सॉल्व करने हैं, और जैसे लेक्चर खत्म हो जाता है इंस्टेंटली मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने हैं। और जब ये लेक्चर देख रहे हो उसके बाद से एवरी डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। अगर आपने ये कर लिया ना बच्चों, अगर ये आपने मान लिया ना, तो यू विल एक्चुअली रॉक माय रॉक स्टार्स। ठीक है, तो रेडी, स्टेडी पो, Are we ready to go? चलो शुरू करेंगे with our reordering of sentences। लेकिन हम ये स्टार्ट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि मैम हाउ टू डू इट, मैम कैसे करें, कैसे इजीली सॉल्व हो जाए। उसके लिए 2-3 चीजें मैं आपके लिए लाई हूँ। सबसे पहला, हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही उसको बेटर समझने के लिए, लेकिन जो सबसे पहला चीज है समझने का वो ये है कि हमारा मंत्रा क्या है। क्या ऐसा चीज है जिसको अगर हम एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन हमारे सामने रख दो भाई, हम ऐसे 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 बिना मतलब आंख बंद करे भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन रीड कर दिया, आंसर लिख देंगे ऐसे। तो वो क्या मंत्रा है, और उसके साथ क्या ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है जिनको यूज करके अगर हम इसको याद रखते हैं, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, तो उन्हें यूज करके भी हम एस करेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को। ठीक है, और माइंड इट, ये जो टाइप का क्वेश्चन है मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है ना रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये सिर्फ आपके 11th या 12th बोर्ड्स इनमें सीमित नहीं होता है। माइंड इट, आप कभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में जाओ या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गए, क्वालिफिकेशन एग्जाम्स हो गए, किसी में भी जाओ, ये चीज ये भाई साहब आपको जरूर मिलेंगे, ये नहीं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो हम मंत्रा देखेंगे। तो मंत्रा क्या है बॉस? देखो, अगर मैंने एक सैंपल लिखा यहाँ पे, ठीक है, दैट ओके, नहीं, ये पार्ट आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। चलो, अगर ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, वेंट मॉल टू ही द, ये आपके लिए क्वेश्चन आया है एकदम बेसिक समझने के लिए, मंत्रा समझने के लिए। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा एक दिया हुआ है ना, वेंट मॉल टू ही द। अब इसको रीऑर्डर कैसे करना है, इसको प्रॉपर एक मतलब चीज में या प्रॉपर आंसर में हम कैसे लाएंगे इसको, तो उसके लिए हमारा मंत्रा फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रा क्या है भाई? देखो, ये एक चीज हमें बचपन से सिखाया गया है, इसलिए बोलते हैं ग्रामर को थोड़ा बचपन से सुन लो ना तो सब हो जाता है। क्या है? हमें बचपन से सिखाया गया कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, एनी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन
includes subject plus verb plus object. ये हमारा एक सेंटेंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है. अगर ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं तो दैट इज इक्वल टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अगर ये बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉलो होता है तो दैट इज इक्वल टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, अब अगर मतलब बन गया तो आंसर बन गया. दस हम कभी भी अगर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ये मंत्र याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये क्या मंत्र है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वही याद रखना है. बिकॉज सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब कोई भी चीज ऐसे बताया जा रहा है या ऐसा लिखा जा रहा है जो हमें समझ आए एंड इट मेक सेंस. ठीक है, तो अगर एक सेंटेंस प्रॉपर है हमारे पास इन दिस फॉर्मेट, दैट मीन्स वो हमारा आंसर है. अब इसी के साथ इसको सॉल्व कर लो. देखो, वेंट मॉल टू ही द, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, कोई भी नेमिंग वर्ब ना, कोई भी वर्ब बोले, कोई भी नेमिंग वर्ड. जैसे हम नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं खेलते थे बचपन में, तो नेम प्लेस एनिमल थिंग हर एक का ही नाउन होता है ना, मतलब हर एक को ही हम सब्जेक्ट बना सकते हैं ना, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा. तो यहाँ क्या है, ही है, ही इज अ प्रोनाउन, राइट. तो दिस इज वर्दी टू क्वालिफाई एज अ सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है. दस ही बन गया हमारा. इसका कलर चेंज कर देती हूँ वरना बहुत ज्यादा सेम कलर लग रहा है. तो ही बन गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया डन. फिर आएगा वर्ब, ही वेंट मॉल टू द. तो उनमें से काम या एक्शन वर्ड जो होता है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड. अब एक्शन वर्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये 3 टाइप्स के वर्ब अगर कहीं भी आपको दिख जा रहा है तो वो आपका क्वालिफाई करेगा एज द वर्ब, है ना. तो यहाँ वेंट आ जाएगा एज हमारा वर्ब, ही वेंट, ये हो गया वर्ब. आगे क्या, ऑब्जेक्ट. तो बाकी में जो चीज है उसको इन प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखेंगे. तो ही वेंट कहाँ गया, टू मॉल. अब द है ना, तो एक स्पेसिफिक मॉल में गया है. जब हमने आर्टिकल्स में देखा है, जब कोई स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक चीज के बारे में मेंशन कर रहे हैं उसके पहले द आता है. तो मॉल एक स्पेसिफिक मॉल, वो फॉर एग्जांपल साउथ सिटी मॉल गया है, वो डीबी मॉल नहीं गया है. तो टू द मॉल बना मीनिंग, ही वेंट टू द मॉल. सिंपल सा सेंटेंस जानबूझ के लिया मैंने ताकि आपको इजीली समझ आए. ठीक है, तो ही वेंट टू द मॉल मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया एंड दस ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया. इट्स दैट इजी. ठीक है, इतना ही इजी होता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. सबसे मेन काम आपका ये होता है ना कि आपको ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. ये आपका रिकैपिचुलेट कर रही हूं मैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर ये याद रह गया ना, अब देखो सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है एक और बार बता देती हूं, नाउन या फिर प्रोनाउन. कोई भी नेमिंग वर्ब आता है ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम, ये गेम ही खेल लेंगे अब तो मुझे लग रहा है. प्लेस, एनिमल, थिंग, ये चारों क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन के लिस्ट में. ठीक है, तो ये पूरा आ गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट. अब क्या आएगा, अब आ गया हमारा वर्ब का पार्ट, है ना. ये क्या कलर नहीं है, कलर चेंज करो. आगे आ गया हमारा वर्ब का पार्ट. तो वर्ब में क्या क्या आएगा, वर्ब एक्शन वर्ड बताना है ना. तो वर्ब अगर हमारा एक्शन वर्ड है उसमें क्या क्या टाइप्स के एक्शंस आते हैं. सबसे पहला जो सेंटेंस में है मेन वर्ब आता है, जिससे हम स्विमिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, टीचिंग, डांसिंग कुछ भी दिखा रहे हो. नेक्स्ट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मॉडल वर्ब्स हो गए. एंड नेक्स्ट आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज, एम, आर, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह की कमी है. तो ये 3 टाइप के वर्ब्स हो जाते हैं आपके एक्शन वर्ड्स दिखाने के लिए. तो वर्ब के कैटेगरी में ये 3 चीजें मेनली आती है.
ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट ना, अय्या ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दो, नहीं तो ये वर्ब को काट रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस। अब रिमेनिंग सेंटेंस को भी ऐसे नहीं कि किसी भी तरह लिख दिए, ऐसे लिखना है कि वो मीनिंगफुली एक के बाद एक बैठे। जैसे ही वेंट टू द मॉल, तो ही वेंट कहाँ, टू, कहीं गए ना, ही वेंट टू, फिर मॉल आएगा लेकिन उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो द लगा दिए। वैसे ही मीनिंगफुली समझ के प्रेपोजिशन जाएगा तो वो कहाँ, या ऐसे कनेक्टिव जाएंगे तो कहाँ। तो चाहे आपका कनेक्टिव वर्ड्स हो, चाहे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो, बाकी सारे वो सारे इनमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्ट समझ आ गया। बेसिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो कि इजी करके याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है, तो आप इसको हटा भी दो। बस इतना याद रखो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट उसके पहले और वर्ब बीच में। डन, सॉर्टेड। चलो अच्छा, FYI मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेक श्योर आप जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये एक रिमाइंडर है, नोट्स लिखते जाओ और क्वेश्चंस मेरे साथ ही सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैंने बोला था कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको थिंग्स टू रिमेंबर में आते हैं, तो वो कौन सी चीज है। देखो, टिप्स टू रिमेंबर में सबसे पहला बात जो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, मैंने ये हमेशा देखा है कि कभी भी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आ गया, जंबल सेंटेंसेस आ गए, तो वो देख के बच्चा ऐसे मैं कैसे करूं, ऐसे टेंशन या नर्वसनेस हो जाता है बहुत बच्चों को, और वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड करना चाह रहा है कि अगर आंसर समझ आ गया तो वो मत करो। ग्रामर है, शांति से करने वाली चीज है, तो उसके लिए कभी भी रश थ्रू मत करना। क्वेश्चन जैसे ही मिला उसको आराम से काम माइंड करो, ऐसे 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, शांत हो जाओ, फिर आराम से क्वेश्चन को रीड करो। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने वो क्वेश्चन दिया था ना, वेंट ही द टू मॉल, इसको मैंने जल्दी पढ़ लिया, वेंट ही द टू मॉल, मुझे नहीं समझ आएगा। अगर मैंने इसको आराम से पढ़ाया, went he the to mall, went mall, he went mall, he went to the mall, तो धीरे रीड करोगे तो आंसर जल्दी मिलेगा। ठीक है, जल्दी रीड करने से जल्दी आंसर नहीं मिलता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Thus, rushing to the question without careful consideration is something that you should not do. मत रश करना, आराम से रीड करना। नेक्स्ट क्या है, ignoring punctuations and grammar। बहुत टाइम क्या हो जाता है, आप कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे भी स्लैशेस के बीच में रहते हैं, आप उनको स्किप ही कर जाते हो कि अच्छा पहले सेंटेंस तो बना देते हैं, पंक्चुएशन कहीं भी घुसा देंगे। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता है। तो उसको समझ के हर एक एलिमेंट को कंसिडर करना है, ग्रामर को भी कंसिडर करना है। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में बाकी सेंटेंस तो आता है लेकिन मीनिंगफुली बिठाना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बिठा दिया। नेक्स्ट क्या है, ओवरलुकिंग द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। अगर लंबा है, ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस अगर लंबा एक पैराग्राफ है, लाइक सेंटेंस ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको प्रॉपर्ली लाइक अरेंज करना है, वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी सबसे पहला काम है आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे जो भी जम्बल्ड अप है, उसके बाद उसका मीनिंग समझो कि ये पैराग्राफ में बताना क्या चाह रहा है। शायद से ऐसे बता रहा है कि एक पिकनिक का आउटिंग था, उसमें एक पार्ट में खाने का टाइम बताया, दूसरे पार्ट में खेलने का बताया, तीसरे में पहुंचे जब थे पिकनिक के लिए वो बताया, और चौथे पे निकलने का। तो उसको रीअरेंज करना है कि सबसे पहले आया थर्ड वाला कि सबसे पहले हम एंटर किए, फिर थोड़ा खेले कूदे, फिर खाना खाए, फिर निकल लिया। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ वाले में होता है ना कि सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके एक प्रॉपर फ्रेमिंग करना होता है, उसमें आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट को रीड करना है और समझना है कि मेन बात है क्या। उसके बाद आप आराम से रीअरेंज कर पाओगे। नेक्स्ट, ओवरलुकिंग कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। अब ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। क्या हो जाता है ना, कभी कभी
एग्जामिनर भाई साहब हमारे भूल जाते हैं और गलती से जो आंसर में पहला वर्ड होगा ना उसको कैपिटलाइज्ड ही दे देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपकी बल्ले बल्ले होने चाहिए, क्योंकि आपको आपका सब्जेक्ट मिल गया है ना। तो कभी भी कैपिटलाइज्ड वर्ड्स को इग्नोर मत करना कि वो पीछे जाएगा कि कहीं और जाएगा। कैपिटलाइज्ड वर्ड अगर कहीं पे मिल गया तो वो सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इनको कभी ओवरलुक या इग्नोर ना करियो। नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स अगर आपको मिल गए तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, या कैसे क्या है वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट आपको समझ आ जाएगा। तो कनेक्टर्स को भी ढूंढना, ठीक है। एंड प्रैक्टिस, ये तो मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस रेगुलरली, स्पेसिफिकली फ्रॉम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। देखो बहुत सारे आपको बुक्स मिलेंगे सैंपल पेपर्स के एंड रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स मिलेंगे, बट मेरा पर्सनली ये रेकमेंडेशन है एंड आई फील इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि इतने सालों से बच्चों का हेल्प किया है, कि आप सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स है ना उनसे सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि किसी भी पब्लिशर का या किसी का भी रेकमेंडेशन सुन के हमने एक बुक खरीद लिया उसी से सॉल्व करें, बस वो मत करो, ठीक है। मेन सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स है उन्हीं से सॉल्व करो, और हर दिन कोशिश करो 10 तो मिनिमम हो ही, उससे ज्यादा कर लिया तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे कुछ टिप्स। अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर साथ में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, बीन / ambassador / has / Tendulkar / named as the Rio Olympics brand / Sachin। तो क्या लगता है, मंत्रा यूज करना है कि रैंडमली कर देना है? बस मैम जो लग रहा है इसे जल्दी जल्दी रीड कर लिए, खत्म नहीं करना भाई, प्रॉपर कंस्ट्रक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन ऑफ ईदर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो यहाँ हमें तो आई थिंक इजीली आइडेंटिफाई हो ही गया है कि सचिन तेंदुलकर सर की बात हो रही है, तो सचिन तेंदुलकर आ जाएगा हमारा सबसे पहले। I don't like the handwriting. Yep, okay. सचिन तेंदुलकर। अच्छा, मेरे लिखते लिखते अगर आपको आंसर मिल जाता तो वो लिख भी लो अपना पहले आंसर, ठीक है, या बता दो नीचे कि पहले आंसर मिल गया। सचिन तेंदुलकर, अब ये दोनों वर्ड हो गए। बीन एम्बेसडर हैज नेम्ड एज रियो, तो यहाँ वर्ब क्या है, हैज और बीन, राइट। टेंसेस भी किए हमने तो हमें पता है वर्ब्स में क्या क्या आता है। तो हैज बन गया हमारा वर्ब और उसके साथ बीन लग गया, हैज बीन। नेम्ड एज रियो ओलंपिक्स ब्रांड एम्बेसडर। देखो एम्बेसडर तो अकेले इंडिपेंडेंटली कोई वर्ड नहीं बन सकता ना, वो किसी के साथ ब्रांड एम्बेसडर होता है ना। तो ब्रांड अगर यहाँ है उसके बाद ही एम्बेसडर आएगा। दैट मीन्स अभी ये दो बचे हैं तो पहले ये आएगा फिर ये। एक और वे है इसको समझने का, बताती हूं मैं, एक सेकेंड शॉर्ट में लिख देती हूं। अभी एक और वे था कि इसके बाद का पार्ट कैसे समझे। हैज बीन तक मिल गया, फिर क्या बात है, हमने सोचा था कि ऑब्जेक्ट है तो हमें उस हिसाब से ढूंढना है कि आगे का मीनिंगफुली कैसे ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को फ्रेम करना है। इन दैट केस अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को भी रीड करो, सचिन तेंदुलकर हैज बीन, आप खुद ही को क्वेश्चन करोगे कि हैज बीन क्या, उनको क्या किया गया है, उनको नाम दिलाया गया है, उनको ये टाइटल दिलाया गया है या फिर उनको एक पोजीशन दिलाया गया है, कुछ तो हुआ है। दस ये सिमिलर लग रहा है कि उनको एक टाइटल दिया गया, ही हैज बीन नेम्ड एज द रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो उस हिसाब से भी खुद को क्वेश्चन करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का पार्ट, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। चलो सैंपल करना है, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें कि नहीं करें, छोड़ दे मैम, रहने दो यार, बस हो गया, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानते हैं हम। चलो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। तो क्या है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब देखो
यहाँ पे 5 है, हम और भी सारे करने वाले हैं, बट इसमें क्या करेंगे, हम रीअरेंज करना है, जैसे हमने पहला वाला एग्जाम्पल ही लिया था वैसे ही आगे पीछे करके सॉल्व करना है। आपका काम है कि जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ उससे जल्दी मुझसे फास्टर सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, बिमला हर हस्बैंड दैट टोल्ड अ कावर्ड ही वाज। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हमारा है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब मैंने थिंग्स टू रिमेंबर या टिप्स टू रिमेंबर में बताया था कि कैपिटलाइज्ड वर्ड्स को मिस ना करियो, है ना। तो यहाँ दिख रहा है, हाँ मैम दिख रहा है, डोरा द एक्सप्लोरर मत बनो कि कहाँ है दिख रहा है करो। तो बिमला कैपिटलाइज है तो वो बन गई हमारी सब्जेक्ट। अब विमला के साथ वर्ब लगाना है कि विमला ने कुछ किया, क्या किया, विमला के बाद हर हस्बैंड दैट टोल्ड, विमला ने बोला, टोल्ड। विमला ने किसको क्या बोला, विमला टोल्ड विमला ने किसको क्या कहा ना, तो विमला टोल्ड हर हस्बैंड, ठीक है। तो विमला टोल्ड हर, चौथा किसको बोला उसने, अपने हस्बैंड को, क्या बोला कि विमला टोल्ड हर हस्बैंड दैट, विमला ने अपने पति को कहा कि अ कावर्ड ही वाज, तो ही आएगा। विमला ने अपने पति को क्या बोला कि तुम बहुत डरपोक हो, कैसे पति हो, डरपोक मत बनो। तो ये बोलने के लिए सबसे पहले तुम बोलना है ना, तो ही आ गया, ये छठवा हमारा ही। फिर वो क्या है, वो एक डरपोक है, तो ही वॉज अ कावर्ड। 10 हमारा सेंटेंस क्या बना, बिमला टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही वॉज अ कावर्ड। सिंपल था, इजी था, है ना। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, he my letter receive must have by now। तो इसमें कैपिटलाइज नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कोई नाउन प्रोनाउन है, हाँ ना, एक ही नाउन प्रोनाउन है ही, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। ही my letter received must have by now। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो यहाँ मस्ट हैव लग रहा है ना एक्शन, क्योंकि और कोई वर्ब तो है नहीं, माई लेटर, लेटर वर्ब नहीं होता, रिसीव मिलना, वो किसी और को मिलने का बात हो रहा है कि उसे मिला होगा, तो ही रिसीव्ड नहीं बनता है, ही समथिंग रिसीव ना, तो ही मस्ट हैव रिसीव्ड। तो ही मस्ट, उसने जरूर ही, उसे जरूर ही मिल गया होगा ना मेरा खत अब तक, तो ही मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, ही मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, अभी तक उसे पक्का मेरा चिट्ठी मिल गया होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, स्टोरीज द रोट फ्यू दैट ही रोमांटिक वेरी वर्ब। तो यहाँ क्या है, सबसे पहला काम है अपना सब्जेक्ट ढूंढना, मतलब नेम प्लेस एनिमल थिंग, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ही तो एक नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसके पहले दैट है, तो कोई सेंटेंस हम दैट ही से थोड़ी शुरू कर सकते हैं, वो तो अजीब सुनाई देगा, प्लस अजीब कंस्ट्रक्शन भी बन जाएगा ना, तो ये नहीं आ सकता। 10 अगर ये नहीं आ सकता तो क्या आएगा, क्या बन सकता है, कहानी, कहानी बन सकती है हमारी, यस कहानी हमारा बन सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कहानियों के बारे में बात हो रहा है ना, जो कि इन महाशय ने लिखा है, तो द स्टोरीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है फ्यू, तो द फ्यू स्टोरीज, जो कुछ थोड़े मोड़े कहानियां उन्होंने लिखी है ना, तो अगर ऐसे हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आएगा हमारा द, फिर आएगा फ्यू, फिर आएगा स्टोरीज, द फ्यू स्टोरी, जो थोड़े मोड़े कहानियां जो उन्होंने लिखा है, सो दैट ही रोट द फ्यू स्टोरीज दैट ही रोट। वो कैसे है, रोमांटिक है यार, तो द फ्यू स्टोरीज दैट ही रोट वर वेरी रोमांटिक, ठीक है, बन गया ये वाला। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, ओ माई गॉड, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या समझा है कि क्वेश्चन मार्क होगा, पंक्चुएशंस को मिस नहीं करना है। एंड सेकंड चीज जो हमने समझा है वो ये है कि ये जो सेंटेंस होगा ना, खत्म ही इस बात से होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो ये 5वां नंबर क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, और क्वेश्चन मार्क के साथ गॉट है ना, सिंपल बात है। तो ये अगर हमारा 5वां नंबर हो गया, तो अब आगे चलते हैं।
नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है हमेशा क्वेश्चन वर्ड से यूज स्टार्ट होता है, या तो इफ वेदर से स्टार्ट होता है या तो ऑक्सिलरी से। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है? WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स है, हाँ है ना, यहाँ है हाउ। तो ये बन गया हमारा पहला पार्ट, हाउ मच ऑफ व्हाट, कितना, किस चीज का कितना। तो हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गॉट, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, तो हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गॉट बन गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कंप्लीटली बीइंग डेफ कॉमा कांट हियर एनीथिंग ही हियर। ओ मैम यहाँ पे कॉमा आ गया है, एग्जैक्टली राइट। तो इस कॉमा से हम क्या समझ सकते हैं कि एक तो पहली बात पंक्चुएशन को मिस नहीं कर सकते, दूसरा बात ये है कि ये वर्ड स्टार्टिंग में नहीं जा सकता, लास्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि सेंटेंस कॉमा से एंड नहीं होगा। कॉमा मतलब पॉज होता है, तो मतलब ये सेंटेंस के बीचों बीच कहीं होगा। ठीक है, ये बात पता चल गई, तो इसको बीचों बीच रखना है। अब आएंगे फॉर्मेट पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है सब्जेक्ट। ठीक है, ही, अगर हम ही को सब्जेक्ट मान के चलते हैं, अगर ऐसे इसको वन सोचते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसको क्या, वर्ब ना, हियर, तो उसको नहीं सुनाई देता है, ही कांट हियर, है ना, तो ही कांट हियर एनीथिंग। अगर हम उस हिसाब से चल रहे, ही कांट हियर एनीथिंग बीइंग कंप्लीटली डेफ। अगर ये फॉर्मेट हम करें तो डेफ के बाद कॉमा है ना, ये लास्ट वर्ड आ रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। दस इस सेंटेंस का मतलब कंस्ट्रक्शन थोड़ा बदलेगा। इसमें ये बीच में आने के लिए स्टार्ट करेंगे हम इस पार्ट से, बीइंग कंप्लीटली डेफ, क्योंकि वो पूरा बहरा है इसीलिए उसे कुछ नहीं सुनाई देता, ऐसा सेंटेंस बनाना है। तो उसकी वजह से सबसे पहले आएगा बीइंग कंप्लीटली डेफ कॉमा ही कांट, ये 5 लिखना है, हियर anything. So being completely deaf, comma he can't hear anything. हो गए पांचों सॉल्व। आंसर्स देखे, हे भगवान प्लीज मुझे फुल मार्क्स 5 में 5 दिला देना। चलो आंसर देखते हैं क्या क्या है। ओमा, Bimla told her husband that he was a coward, double tick. He must have received my letter by now, double tick. The few stories that he wrote are very romantic, double tick. How much experience have you got, double tick. Being completely deaf, comma he can't hear anything. सारे सही। अगर आपको भी मेरे साथ करते वक्त 5 on 5 मिल गए तो आपको एक स्टार प्लस एक स्माइली। आई एम श्योर 11th-12th वाले ये बहुत मिस करते हैं स्टार एंड स्माइली बचपन का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और रीअरेंज ऑफ द फॉलोइंग का सेंटेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और देखते हैं। इज अच्छा ये हम करें कि आपको होमवर्क दे, इसको आप होमवर्क ले लो, वाई नॉट, है ना। अगर थोड़ा मन किया लास्ट में कि इसको करवा सकते हैं तो वापस इसमें आ जाएंगे। चलो आंसर नहीं दिखा सकते अभी, आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अच्छा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बहुतों का कि मैम पीडीएफ मिलता कहाँ पर है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि वीडियो पीडीएफ ऑफ द वीडियो फाउंड हियर इन दिस लिंक, तो वो शायद से ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड कर लिया आपने तो फिर वहां पे 11th की कैटेगरी होगी जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक के पीडीएफ लेक्चर्स के लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से जरूर निकाल लेना। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन देखा मैंने कल के वीडियो में कि कोई मुझे बताएगा कि मैम को कैसे रीच आउट कर रहे हो और उनसे आंसर्स कैसे डिस्कस कर रहे हो। सोशल मीडिया नाम की कोई चीज होती है ना, अब बाकी समझ लो। चलो ये क्या है, रीअरेंज द सेंटेंसेस का ही जंबल सेंटेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, तो जंबल सेंटेंस मतलब हमारे पास ऑप्शन है ABCD। हमें क्या करना है, इसे मीनिंगफुली ABCD मतलब फॉर्मेट अगर नंबर्स को ऊपर नीचे करके सही सा मीनिंगफुल सा पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस में मैं एक बार आपको समझा दूं। मम्मी आई होप आपने इग्नोर किया
तो जंबल सेंटेंसेस में क्या होता है, मैं जंबल सेंटेंस को जेएस लिख रही हूँ, इसमें आपका काम होता है कि ऐसे जो ABCD ऑप्शंस दिए हैं ना, यू हैव टू रीअरेंज दिस एंड रीअरेंज करके एक इसका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बट मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। ये क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ABCD क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आपका मीनिंगफुल सेंटेंस पैराग्राफ तब बन रहा है जब आप इसको C लिख दो। देखो नाटक इसके भी होते हैं, CBDA हो सकता है ये करेक्ट सीक्वेंस है, कभी कभी हो सकता है चेंज ही ना करना पड़े, ABCD ही करेक्ट सीक्वेंस है ना। तो वो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने टिप में बोला था, वी हैव टू रीड इट नाइसली कि ये किस बारे में है, ये पूरा जंबल सेंटेंसेस, जंबल ऑप्शंस किस बारे में बात कर रहे हैं, वो समझ गए तो हम इजीली इसको जंबल से सीधा कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल देख लो, चलो यहाँ क्या बताया है, ए बता रहा है द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आर न्यूमरस, मतलब रोज एक्सरसाइज करोगे तो उसके फायदे बहुत है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, प्रॉपर वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ज़्यादा मोटे ज़्यादा पतले ऐसे भी नहीं, एकदम प्रॉपर फिट वेट होगा। एडिशनली इट बूस्ट मेंटल हेल्थ एंड मूड, तो अगर आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा डाउन चल रहा है, मूड खराब है, अब बाहर जाके एक्सरसाइज करो तो उससे पक्का, ये तो मैं भी मानती हूँ कि मूड अपलिफ्ट हो ही जाता है एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स या गेम से। नेक्स्ट, देयरफॉर इनकॉर्पोरेटिंग फिजिकल एक्टिविटी इनटू डेली रूटीन इज क्रूशियल, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी रोज आपके रेगुलर रूटीन में रहा तो बहुत ही सही बात है, वो बहुत सही चीज है। नाउ ये रीड करके आपको क्या लगता है कि कैसे इसको ऊपर नीचे चेंज करना है? मुझे तो नहीं लगता करना है। हम अगर इसको चेंज भी करें तो क्या हो जाएगा, अगर बी को ऊपर डाल दिया, इट हेल्प्स, व्हाट हेल्प्स, तो फर्स्ट ए जो है ना, सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो आपको एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के हिसाब से आएगा। जो भी ऑप्शन ए होगा ना वो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, किस चीज का, जिस भी बारे में वो पैराग्राफ है उस बारे में या उस चीज का इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट सेंटेंस बताएगा। तो ए ही हमारा तीनों में, मतलब चारों ऑप्शंस में से ए ही ऐसा ऑप्शन है जो इंट्रोडक्टरी बन सकता है। अब आगे इसके बारे में बोल रहा है कि इट हेल्प्स, फिर एडिशनली सिर्फ हेल्प इसमें हेल्प नहीं करता, फिर एडिशनली इससे मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। 10 कंक्लूजन आ गया देयरफॉर, तो आपको एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, स्टार्ट हो रहा है, फिर कुछ इन्फो, उसके साथ एडिशनल इन्फो, फिर फाइनली कंक्लूडिंग। बन गया। इसका आंसर भी यही है, ABCD ही इसका सीक्वेंस रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक और देखते चलो, ये तो मैम इजी था, चेंज ही नहीं हुआ, चेंज होने वाला दिखाओ ना, तो लो करो चेंज, अब करो, रीड करते पहले साथ में। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स ही फाइनली सक्सीडेड इन हिज प्रोजेक्ट, ही फेस्ड, अच्छा ए का मतलब है कि बहुत मेहनत, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली उन्हें अपना सक्सेस मिला, ठीक है, जो उनका प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ। बी क्या बता रहा है, ही फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस अलोंग द वे, उन्हें ये सक्सेस में जाने का जो रास्ता है ना, उस रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां, मतलब क्या बोलूं मैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। हिज डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क पेड ऑफ इन द एंड, उनका हार्डवर्क डिटर्मिनेशन लास्ट में ही काम, मतलब लास्ट तक वही काम आया, वही साथ दिया उनका। एंड दिस एक्सपीरियंस टॉट हिम वैल्यूएबल लेसन अबाउट परसिवरेंस। 10 करो, अब मुझे बोल रहे थे ना मैम ये तो इजी है, अब करो, सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू लाइक 3 to 5 seconds टू थिंक, जल्दी हो गया है ना। 10 इसमें भी मैंने क्या बोला था, सबसे पहला और सबसे आखिरी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टाइप बनता है ना। इसमें अगर मैंने लिखा भी ना हो तो मैं लिख दूं कि पहला अगर इंट्रोडक्टरी है ए, तो डी आपका बनेगा कंक्लूडिंग,
और बीच का दोनों इन बिटवीन रहता है ना। तो इन दैट केस यहाँ पे कंक्लूडिंग क्या बन सकता है और इंट्रोडक्टरी क्या बन सकता है, ये पहले ढूंढ लो कि दस दिस एक्सपीरियंस टॉट हिम अ वैल्यूएबल लेसन। ये कंक्लूजन बन सकता है ना कि फाइनली ये जो शिक्षा मिली इनको, इससे उन्हें लाइफ लेसन मिल गया, वैसा टाइप का सेंटेंस है। तो ये डी बन गया हमारा लास्ट ऑप्शन। पी क्यों लिखा मैंने डी का ये हो गया लास्ट। सबसे ऊपर क्या आएगा, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स नहीं, हिज डिटर्मिनेशन पेड ऑफ इन द एंड नहीं। तो ही फेस मतलब स्टार्ट ऐसा हो सकता है ये पैराग्राफ कि उसे अपने रास्ते में काफी कठिनाइयां मिली एंड उसके बाद कठिनाइयों को फॉलो मतलब कठिनाइयों को लेट गो करते हुए, फाइट करते हुए बहुत अटेम्प्ट्स के बाद फिर उनको सक्सेस मिला। तो इन दैट केस बी हो सकता है सबसे पहला। बी के बाद आएगा क्या कि उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, देन बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली उन्हें सक्सेस मिला, तो आ गया ए। फिर कैसे सक्सेस मिला, उनका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क जो था उसी के वजह से उन्हें सक्सेस मिला, तो सी और डी। तो 10 मेरे हिसाब से सीक्वेंस बी ए सी डी बनना चाहिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। बी ए सी डी, बल्ले बल्ले मैंने सही बोला कि he faced numerous challenges along the way. After several attempts, he finally succeeded in his project. His determination and hard work paid off in the end. This experience taught him valuable lesson about perseverance. Easy था, है ना, इतना डिफिकल्ट है नहीं। बस दो चीजें हैं, एक तो जंबल सेंटेंस का जब हम बात करते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस इंट्रोडक्शन, आखिरी सेंटेंस कंक्लूजन, बीच के दो सेंटेंसेस इंफॉर्मेटरी होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सीक्वेंस समझ सकते हो कंस्ट्रक्ट के वे में, अगर उसको कहानी की तरह सोचोगे तो दैट्स इट गाइस। एक मैंने बीच में होमवर्क दिया है जंबल सेंटेंसेस का, नहीं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का, वो होमवर्क जरूर से कंप्लीट करना। आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई होप दिस lecture actually helps you a lot for not only 11th and 12th but even further for people who are preparing for exams, ठीक है। Till the next lecture, stay smiling, stay happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care.